और प्रधानमंत्री ने बीएचयू जाकर वहां पर डॉक्टर से मुलाकात की है। किस तरह से कोविड को लेकर वहां पर सेंटर बनाए गए हैं। मातृ शिशु स्वास्थ्य विंग का निरीक्षण करते इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। और कोरोना काल में अगर तीसरी लहर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इफेक्ट बच्चों पर होने की बात हो रही है, इसलिए ये इस लिहाज से काफी ज्यादा अहम सेंटर हो जाता है। यहां पर डॉक्टरों से बातचीत करते हुए, उनसे मिलते हुए प्रधानमंत्री मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं। हमने पहले देखा कि एयरपोर्ट से सीधे बीएचयू गए, बीएचयू से अब उनका कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ अब कुछ देर में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी पहुंचने वाला है। 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर स्वागत किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का सीएम योगी और आनंदीबेन पटेल ने किया। सीएम योगी ने उनका सम्मान किया, फिर 1583 करोड़ के लोकार्पण का और शिलान्यास का किया प्रधानमंत्री मोदी ने। बीएचयू में प्रधानमंत्री की एक जनसभा हुई जहां पर लोगों से मुखातिब हुए और हर हर महादेव के साथ बनारस की जनता से प्रधानमंत्री ने संवाद कायम किया। तो प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे की 5 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। किस तरह से आज उनका कार्यक्रम है, ये तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। पहले वो एयरपोर्ट पर उतरे, फिर उसके बाद उन्होंने लोकार्पण जिसका और प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों ही इशारों में विपक्ष पर भी निशाना साध दिया। ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। इसलिए आज यूपी में नए नए उद्योगों का निवेश हो रहा है। आज यूपी में कानून का राज है। माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। मोदी जब पहुंचे तो उत्तर प्रदेश के विकास की बात की कही। एमसीएच जिस इस वक्त आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं, चाइल्ड एंड हेल्थ केयर विंग को समझिए। कोरोना की तीसरी लहर के हिसाब से ये बेहद महत्वपूर्ण विंग है, इसलिए प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं, यहां पर निरीक्षण कर रहे हैं। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर विंग जिसे अभी निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर पहले दिखाई दे रहे थे। और उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, लगातार वहां की तस्वीरें और वहां की बाकी चीजों को हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उपेंद्र, इस वक्त एमसीएच में है प्रधानमंत्री मोदी, तीसरी लहर के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण, इसलिए यहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं और वहां की पूरी व्यवस्था को समझने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर सीएमओ हैं, वीपी सिंह उनके साथ हैं, और उसके अलावा मंडलीय अस्पताल के डॉक्टर प्रसन्न कुमार हैं, इसके अलावा डॉक्टर मधु हैं, इसके अलावा डॉक्टर जो है सीना प्रकाश हैं। तो ये तमाम सारे डॉक्टर हैं जिनको आप तस्वीर में देख रहे हो। इनके साथ प्रोफेसर राजनीति प्रसाद भी हैं जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं बीएचयू के।
वो सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी लहर को लेकर जो तैयारी की गई है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इस एमसीएच विंग के अलावा पूरे अस्पताल में, उसके बाबत जानकारी दे रहे हैं। और तीसरी जो इस वक्त की मैं बड़ी खबर बताऊं कि प्रधानमंत्री के रुद्राक्ष आने का रास्ता साफ हो गया। ये देखिए ट्रैफिक रोक दिया गया है और यहां से अब फ्लीट रिहर्सल हो रहा है, यानी कि अब कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री का एमसीएच से जैसे ही कार्यक्रम खत्म होगा तो अब प्रधानमंत्री रुद्राक्ष पहुंचेंगे और सबसे पहले तस्वीर न्यूज़ 18 आपको हमेशा की तरह दिखाएगा। इस पूरी तस्वीर को, इस पूरी सड़क को खाली करा लिया गया है। और जो सबसे बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में एक नया कार्यक्रम जो है जुड़ गया है, जिसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 आपको दे रहा है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर आपको ट्रैफिक पुलिसकर्मी और कुछ पुलिसकर्मी खड़े दिखाई दे रहे होंगे, ये तस्वीर है वाराणसी के कोविड कमांड सेंटर की। तो इसका भी प्रधानमंत्री बाहर से मुआयना करते हुए जाएंगे, क्योंकि यहीं पर कोरोना की दूसरी लहर के लिए लड़ाई लड़ी गई थी और इसने बड़ा रोल अदा किया था कोरोना की दूसरी लहर में। काशी में चाहे वो कोविड के को लेकर जांच का हो, चाहे वो इलाज का हो, चाहे होम आइसोलेशन में रह रहे मरीज का, तो जिसकी लेकर प्रधानमंत्री ने पूरे देश में जिस कमांड सेंटर की तारीफ की थी, उस कमांड सेंटर को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देखेंगे। जहां से बाहर से मैं एक बार कैमरा पर्सन कहूंगा कि उसको जूम करके दिखाएं उस सेंटर को, जहां पर तो उस रास्ते पर, जिस रास्ते पर प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं उपेंद्र, वो रास्ता भी दिखा रहे हैं, लेकिन एमसीएच की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एमसीएच विंग का निरीक्षण कर रहे हैं। 100 बेड का यह अस्पताल है और मातृ और शिशु दोनों के लिए है, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा संभावना बच्चों के इफेक्टेड होने की जताई जा रही है और इसी को लेकर ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। इसलिए डॉक्टरों से यहां बातचीत करते हुए और साथ ही यहां पर व्यवस्थाओं को समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री के दौरे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं। राकेश त्रिपाठी, बीजेपी प्रवक्ता, धर्मेंद्र यादव, नेता एसपी, ओंकार नाथ सिंह, नेता कांग्रेस, रचना जैन, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ होंगी। सबसे पहले तो राकेश त्रिपाठी जी, चलिए राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ने वाले हैं, लेकिन धर्मेंद्र यादव, नेता एसपी हमारे साथ है। धर्मेंद्र जी, मोदी जी पहुंचे हैं बनारस अपने साथ ढेरों सारी सौगात लेकर और कहा यह जा रहा है कि जिस सबका साथ सबका विकास की बात हो रही थी, वाराणसी उसी तर्ज पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष उसमें कमी क्यों ढूंढ रहा है? अगर विकास हो रहा है तो अच्छा है ना प्रदेश के लिए। मैम, विकास कोई सतत प्रक्रिया है। 5 साल के कार्यकाल में कोई 6 महीने में विकास नहीं होता है। चुनावी एजेंडा बनाकर अगर प्रधानमंत्री विकास की बात करते हैं तो मुद्दे से भटकाने की बात है। आज पूरे देश में तीसरी लहर से निपटने के लिए देश के हर एक जिले में इस तरह का इंतजाम होना चाहिए जिससे हमारे बच्चे प्रभावित अगर हों तो उनका इलाज हो सके। जिस तरह से दूसरी लहर में भारत का एक एक नागरिक अपने बहुत ही परिजनों को खोया है, अपने खास को खोया है, उससे ऐसी स्थिति ना आए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जहाँ जहाँ भी हैं सब मिल करके तीसरी लहर के लिए पुख्ता इंतजाम करें। उससे पहले ये भी जरूरी है कि आप सभी जान रहे हैं कि वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा हमारे पास हथियार है इस महामारी से लड़ने के लिए। तो वैक्सीनेशन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो, हर एक राज्य में हो, हर एक जिले में हो, इससे हम उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो अगर आप किसी काम को लेकिन धर्मेंद्र जी, आज जिस तरह से मोदी जी ने 1583 करोड़ की परियोजना का शुभारंभ किया है, शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया है, वो तो यही कह रहे हैं कि चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, हर चीज पर हमारी नजर है। पुरानी सरकारों ने तो कुछ नहीं किया। ओंकारेश्वर सिंह भी हमारे साथ नेता कांग्रेस है। ओंकारेश्वर जी, दिक्कत ये हो जाती है कि जब बीजेपी विकास की बात करती है तो आप उसमें कमी और खोट निकालने लग जाते हैं। नीलू जी, मेरा नाम ओंकार नाथ सिंह है, ओंकारेश्वर जी। ओंकार नाथ सिंह जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी अपने चुनाव क्षेत्र में गए हैं, संसदीय क्षेत्र में गए, इतना ज्यादा उसका झंझोरा पीटने की क्या आवश्यकता है। और अगर मान लीजिए बहुत सारी योजनाएं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कर रहे हैं तो दूसरे सांसदों के लिए एक समस्या उत्पन्न कर रहे हैं कि वो सांसद अपने क्षेत्र में क्या जवाब देंगे। भाई, वो अपने यहाँ काम कर रहे हैं, जाएं उद्घाटन करें, जो भाषण देना हो उसको आप बता दीजिए। अब वो यहाँ से निकल के वहां जाने वाले हैं, वहां से निकल के वहां जाने वाले हैं, वो देखने वाले हैं, ये देखने वाले हैं, इसका क्या मतलब? आप बताइए। और देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है। ओंकार नाथ सिंह, ठीक है, आप जवाब दीजिएगा। एक सवाल,
विपक्ष जो सत्ता पक्ष है, विपक्ष लगातार ये कह रही है कि ठीक है, आप सांसद जी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं, वहां पर ये सब काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री होने के नाते भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जो बीजेपी है वो ये कह रही है कि अगर विकास हुआ रहता तो फिर आज ये नौबत ही नहीं आती कि हमें लगातार लगना पड़ता विकास के पीछे। क्या BMW उन्होंने बनाया था जो वहां पे रेलवे की जो फैक्ट्री बन रही है? या ये काशी विश्वनाथ रेलवे स्टेशन जो बना था उन्होंने बनाया था? इंडियन ऑयल भारत पेट्रोलियम का सर्विस स्टेशन उन्होंने बनाया था। बहुत से काम पंडित कमलापत त्रिपाठी ने कराए। जो नेता होता है और जो पावर में होता है, जिसकी ताकत होती है, वो अपने क्षेत्र को अच्छा बनाने का प्रयास करता है, दूसरा आता है उसमें और बढ़ोतरी करता है। कौन सा उद्योग लगवा दिया प्रधानमंत्री जी ने अपने क्षेत्र में, जरा बताएंगे, जिसमें 200 आदमियों को नौकरी मिल रही? एक भी उद्योग बीजेपी के प्रवक्ता जैसे जुड़ते हैं ओंकार नाथ सिंह जी, वैसे ही इस पर जवाब भी हम उनसे ले लेंगे। दूसरी सुन लीजिए। हाँ, बताइए बताइए। एक चीज सुन लीजिए मेरी बात। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, भूखे आदमी को धर्म का उपदेश देना या आडंबर दिखाना अपमान है उसका। पहले उसे भरपेट खाना खिलाओ, फिर धर्म की शिक्षा दो। जाहिर है कि जब तक हम देश के प्रत्येक नागरिक को सुखी सभ्य जीवन बिताने लायक आवश्यक सामग्री नहीं, अरे यही तो बीजेपी कह रही है कि सुखी और सभ्य जीवन पिछली सरकारों ने दिया नहीं, जो हम दे रहे हैं। अरे मेरी बात तो सुनो मेरी बहन, मेरी बात तो सुनो। अरे आप ही की बात सुन रहे हैं ओंकार नाथ जी, आप ही की बात सुन रहे हैं। सर्वप्रथम प्रसव के लिए प्रस्तुत तथा जन्म देने के पश्चात माताओं तथा शिशुओं के लिए कम से कम 5 वर्ष की आयु तक स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध कराना है। दुर्भाग्य की बात है हम आज तक वो नहीं करा पाए, और जब हम वो नहीं करा पाए और हम बताते हमने एक कन्वेंशन सेंटर बना दिया, हमने एक क्या कहते हैं ये सड़क बना दी, तो हम समझते हमने बड़ी बड़ी काम कर लिया है। अरे शिक्षा व्यवस्था में सुधार कीजिए, गांव की शिक्षा व्यवस्था में सुधार कीजिए, उसमें बताइए प्रधानमंत्री ने क्या क्या किया। आप बताइए उसमें कि किस तरह से मृत्यु दर कम हो रही है, आप बताइए किस तरह से लड़के और लड़की के मृत्यु दर में कमी आ रही है। इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए। जब इसको कर लीजिए तब आगे करिए। क्रमबद्ध विकास ही ठीक होता है। एक स्टेशन को भव्य बना देना ये विकास नहीं है। विकास है जब नीचे के स्तर के आदमी को वो सुविधाएं मिले जिससे उसका जीवन उच्च स्तर का बन सके। तो अच्छा ये बताइए, ठीक है, आपने अपनी बात कर ली ओंकार नाथ सिंह जी, आपने अपनी बात कर ली। अच्छा ये बताइए कि जिस विकास को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, कोई ऐसा कांग्रेस का नेता, कोई ऐसा जो कि ये विश्वास दिलाए लोगों को कि ठीक है आगे अगर हमें लेकर आएंगे तो हम विकास करेंगे वहां पर, कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसा नेता जो योगी और मोदी के जोड़ी को तोड़ पाए आप लोगों की तरफ से? योगी मोदी की जोड़ी को तो आपने चढ़ा रखा है। योगी मोदी की जोड़ी से हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, और हमारे नेता राहुल गांधी जो कहते हैं वही आप बाद में करते हो। 1975 में आपने जनसंख्या नियंत्रण को विरोध किया था, इतना विरोध किया था कि इतना माहौल बना दिया था कि हमारी सरकार चली गई थी। और उस जनसंख्या नियंत्रण में अगर कोई कमी थी तो आपकी जब सरकार आई तो उस सरकार को इन्होंने ये नहीं किया कि इस नियंत्रण में ये कमियां हैं, इसको करके और नए सिरे से इसको लागू करें। आज तक नहीं किया। 60 करोड़ की आबादी 132 करोड़ 139 करोड़ पहुंच गई। ठीक है, तो आप बताओ, हाँ। जो हम आज 75 में कर रहे थे वो आज आप करने जा रहे हो, कहते हो हमने विकास कर दिया, हमने विकास कर दिया। हाँ। क्या विकास किया आपने भाई? ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से जवाब लेते हैं। राकेश जी, कांग्रेस और एसपी कह रही है कि ये विकास नहीं है, ये बस ऐसे ही छलावा है, बहलावा है, ये इतने दिनों से आप लोग कर रहे थे, हमने बहुत सारा विकास किया, और इस तरह की बातें अब विपक्ष कर रहा है और लगातार ये कह रहा है कि सिर्फ दिखावा है, विकास के नाम पर कुछ नहीं। देखिए, दिमाग की बंद खिड़की को अगर खोल लेंगे तो एक ताजी हवा का विकास का झोंका उनके दिमाग को झंकृत कर जाएगा। उन्हें उनकी आंखों पर जो चढ़ा हुआ अंधविरोध का चश्मा है वो चश्मा उतार कर देखेंगे तो आज बनारस की बदली हुई सूरत उनको दिखाई देने लगी। आज बनारस में क्या परिवर्तन हुआ है ये बनारस के लोगों से पूछ लीजिए। बनारस में आपके रिपोर्टर है, रिपोर्टर बिल्कुल ओपन चैलेंज है, खुल करके जाकर के पूछे, बनारस के दृश्य देख करके दिखाए कि कल बनारस कैसा था, आज बनारस कैसा है। गलियों का शहर बनारस जहां जाम लगा रहता था, तारों का मकड़जाल हुआ करता था, सीवर का की क्या स्थिति होती थी, सड़कें किस तरह से टूटी हुई थी, लेकिन आज बनारस की सूरत बदल रही है। आज बनारस में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। बनारस में जो तारों का मकड़जाल था आज वो पूरी तरह से मिटता हुआ दिख रहा है।
आज बनारस में पार्किंग की व्यवस्था और छोटी छोटी बातों पर प्रधानमंत्री जी आज जब वहां पहुंचे हैं तो वो छोटी छोटी बातों की भी चिंता कर रहे हैं। केवल बड़े बड़े आइकॉनिक केवल बिल्डिंग्स बना देना, केवल कोई बड़ा ओवरब्रिज का उद्घाटन कर देना, केवल इतने तक नहीं है। मोटरसाइकिल की पार्किंग कैसे हो इसकी चिंता भी देश का प्रधानमंत्री वाराणसी के एमपी होने के नाते उसकी चिंता कर रहे हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। आज पूरे वैश्विक मानचित्र पर जो बनारस की हैसियत होनी चाहिए, बनारस का हिंदू माइथोलॉजी में बहुत बड़ा स्थान होता है। हाँ। काशी को ये माना जाता है कि भगवान शंकर की नगरी है, भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी है, लेकिन काशी की कितनी उपेक्षा थी। और काशी ही नहीं, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की, जबकि राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा समृद्धशाली पूर्वी उत्तर प्रदेश रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा ठीक है, ठीक है, इसका जवाब हम धर्मेंद्र जी से भी लेंगे और ओंकार नाथ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सब हमारे साथ बने रहिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और हर तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी की हम आपको दिखाते रहेंगे, इसलिए कहीं जाइएगा मत। हर हर महादेव। तो नई काशी में नमो और प्रधानमंत्री आज काशी दौरे पर हैं, अपने साथ ढेरों सौगात लेकर आए हैं और इसकी तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों के लिए हम लेकर आ रहे हैं और 5 तस्वीरों के जरिए हम प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे को भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर उतरे, उनका स्वागत किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, राज्यपाल की तरफ से और फिर उनका कारवा आगे की तरफ बढ़ा जहां पर उन्होंने 1583 करोड़ की सौगात काशी वासियों को दी है, उनका सम्मान किया गया। उसके बाद बीएचयू पहुंचे तो वहां पर भी एक जनसभा को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ उन्होंने काशी वासियों को अपने साथ जोड़ा। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है। राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र यादव नेता एसपीओ, ओंकार नाथ सिंह नेता कांग्रेस और रचना जैन इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गई हैं। रचना जैन जी, जिस तरह से कहते हैं कि मोदी योगी की जोड़ी हिट है और विकास के फॉर्मूले पर उत्तर प्रदेश को आगे लेकर जा रही है, लेकिन विपक्ष को इसमें पूरी तरह से शुद्ध रूप से राजनीति दिखाई दे रहा है। सभी को सादर नमस्कार। ये मैं तो शुरू करूंगी हर हर महादेव से। हर हर महादेव, हर हर गंगे। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश में आए हैं और हम चाहें प्रदेश की जनता को, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं उनका। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, वो सब चीजों को कलेक्टिवली देखते हैं तभी ये सब चीजें कर पा रहे हैं। पूरे देश को आज वो एक उच्च स्तर पर लेके गए हैं जिसका विश्व पटल भी आज हमारे भारत के आगे नतमस्तक है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, आज उन्होंने जो ये योजनाओं का शिलान्यास किया, 1583 करोड़ रुपए का जो आज जापान के सहयोग से उत्तर प्रदेश को ये सौगात मिली है, उसके लिए उनकी सोच, उनका विजन, ऐसे ही हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके कार्य करने की जो क्षमता है, जो उत्तर प्रदेश को एक आगे लेके जाना, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ जो उन्होंने कार्य किए हैं, उसी का परिणाम है कि आज काशी विश्वनाथ में ये आपको 1883 करोड़ रुपए का निवेश आपको प्राप्त हुआ। अब रही बात विपक्ष की, विपक्ष को तो हर बात में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखती ही रहती है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो हमारे अखिलेश जी हो या कोई भी हो, सपा बसपा, हम किसी की बात नहीं कर रहे, हम उनको किसी भी स्तर पे देखते ही नहीं, वो सब हाशिए पे हैं। इसीलिए वो उनमें जो कुलबुलाहट रहती है ना कि कोई भी आप अच्छा काम कीजिए, योगी जी कोई भी अच्छा काम करे, उसमें कोई ना कोई वो गलत निकाल देते हैं कि नहीं जी इन्होंने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। ये सब बातें छोड़ दीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, योगी आदित्यनाथ जी ठीक है रचना पूरी जी, टीम के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, योगी आदित्यनाथ बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसको मानने को तैयार नहीं है। धर्मेंद्र यादव जी, वाराणसी के प्रोग्रेस को लेकर ये कहा जा रहा है ये सब दिखावा है, लेकिन आप लोगों के समय क्या हुआ? सैफई से आगे गाड़ी बढ़ी ही नहीं प्रदेश में।
ये तो मैडम आपने भी भारतीय जनता पार्टी के चश्मा लगा के बात कर रही हैं। बिल्कुल आप नहीं। कैसे कह रहे हैं कि नहीं पड़ा? गाजीपुर से बिल्कुल लेकर नहीं। गाजियाबाद तक पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले, सुनिए, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले ऐसे हैं जिनको 4 लेन से जोड़ा गया। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने एक शहर में मेट्रो चला दिया हो, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए डायर 100 स्टार्ट कर दिया हो, जिसकी पूरे विश्व में सराहना हुई। अभी आपने देखा पिछले चुनाव में जो जिस तरह से हमारी बहन के कपड़े खींचे गए, क्या योगी जी का यही विकास है? मोदी जी का यही विजन है? बहन जी बैठी हैं, आप इनसे पूछिए कि यही इनका विजन लेके आए हैं? जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। लोगों की नजरों में धूल झोंकना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। 4.5 साल तक कोई काम शुरू नहीं हुआ, जब चुनाव की घोषणा होने को हो गई है तब इनकी सारी योजनाएं शुरू हो रही हैं। यादव जी, एक बात बताइए, ठीक है, आप लोग हमेशा कहते हैं कि हमारे समय में इतना काम हुआ। अगर इतना काम हुआ तो फिर जनता ने विश्वास क्यों नहीं किया आप लोगों के ऊपर? हुआ कि नहीं हुआ? आप मुझे बताइए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? आप मुझे बता दीजिए। ये जनता का जो मैंडेट था उसी के आधार पर कह रही हूं। स्टार्ट हुई है किसी एक शहर, आप ही तो कह रही हैं, आप ही तो क्यों जनता ने नकारा था? अभी आपने बोला कि जो भारतीय जनता पार्टी आपकी गाड़ी जनता ने नकारा, वो बात ठीक है, आगे मैं मानता हूं, लेकिन आप ये कैसे कह सकती हैं कि हमारी गाड़ी से पैसे आगे नहीं बढ़ी? पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले, आपको जानकारी होगी, 75 जिलों को 4 लेन से जोड़ा गया। इनसे पूछिए कि 4.5 साल में एक एक्सप्रेसवे बना पाए हैं क्या? जो चल जाएगा 4.5 साल में? आप इनसे पूछिए या आप खुद मुझे बताइए, क्योंकि आप उनकी तरफ से सिफारिश कर रही हैं। ठीक है, बातें कैसे कर सकते हैं? आप फिर उसी पर आ जाते हैं कि मैं उनकी सिफारिश करी। मैं सिफारिश नहीं कर रही, मैं आपसे हालात और स्थिति को समझते हुए पूछ रही हूँ। राकेश त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए धर्मेंद्र जी का। वो कह रही है मैं उनकी प्रवक्ता बन गई हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सफाई से गाड़ी आगे नहीं बढ़ी तो गुस्सा आ गया धर्मेंद्र जी को। राकेश जी, हार की हताशा और कुंठा में समाजवादी पार्टी के नेताओं का यही हाल है। पूरे कोरोना काल अखिलेश यादव जी ट्विटर पर बैठकर एसी कमरे से ट्वीट करके लोगों को बरगलाते रहे, बहलाते रहे, से सरकार के ऊपर मिथ्या आरोप लगाते रहे। मेरा सवाल है अखिलेश यादव जी से कि प्रधानमंत्री अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के दायित्व का निर्वहन करते हुए बनारस पहुंच जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी आजमगढ़ क्यों नहीं जा रहे हैं? आजमगढ़ की जनता बार बार सवाल पूछ रही है कि भाई हमने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना था, अखिलेश यादव जी कहां व्यस्त हैं, क्यों नहीं आजमगढ़ जा रहे हैं? अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का दायित्व का निर्वहन कौन करेगा? और ओंकारनाथ सिंह जी से जरा पूछ लीजिएगा कि रायबरेली वाले लोग परेशान हैं, सोनिया जी कहां हैं? हाँ। भाई प्रधानमंत्री, ठीक है, इसका जवाब ओंकारनाथ सिंह जी से लेंगे, लेकिन यहां पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त